बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे जनाब के इलेक्शन कमीशन की 11 फरवरी को इंतखाबात के इनकाद की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस की आज ही सदर से मुशावरत के हवाले से हुक्म भी सामने आया है। ये मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के हवाले से और 90 दिन के इलेक्शंस के हवाले से कुछ दरख्वास्तें उन पर समाअत हुई और उस पर फिर ये मामला तय पाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने ये कहा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वकील थे या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि यकीन दहानी कराई जाए, बताया जाए कि तारीख़ इलेक्शन की 2024 में ये कब होगी। तो आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जनाब उनसे पहले जब ये मामला समाअत इसकी हो रही थी अदालत के अंदर, तो ये जो सिलसिला है ये अनाउंसमेंट की गई, बताया गया उनके वकील की जानिब से, चीफ इलेक्शन कमीशन की वकील की जानिब से बताया गया कि 11 फरवरी तक इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल अभी ये बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं हुआ, बाकायदा तौर पे बताया नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहना था चीफ जस्टिस साहब का कि ये जो सदर से मुशावरत है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद जो है फिर कल सुप्रीम कोर्ट में हतमी तारीख दी जाए और फिर ये तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो इस पे काफ़ी जो है वो चेमागोइयाँ की जा रही थी कि आया इंतखाबात 2024 में होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही थी और ये जो मुबैना तौर पे जो तारीख़ सामने आ रही है 11 फरवरी क्या या फरवरी के महीने के हवाले से, इस तारीख के बाद जो इंतखाबात हैं उसका इनकाद होता हुआ नज़र आ रहा है और किस हद तक जो चमगोइयाँ थी वो क्लियर हो चुकी हैं। इस पर ज़रा आज के इस मौजू में पहले मौजू में बात करेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मुशावरत का सिलसिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द की वो क़यादत कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान से ये सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में ये सिलसिला जो है इसका इख्तिताम होगा और उसके बाद ये जो 3 तारीख़ें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाएंगी उनमें से एक हतमी तारीख के ऊपर इत्तफ़ाक़ दोनों अतराफ़ से कर लिया जाएगा और वही तारीख जो है कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी और उसी को फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि एक दफ़ा तारीख दे दी जाएगी तो उससे फिर वापस मुड़ने नहीं दिया जाएगा। और इसके ऊपर यकीनन आज खुशगवार रिपोर्ट सामने आए हैं कि जी हारने वाला भी खुश है और जीतने वाला भी खुश है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है जनाब। इस पर सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने। हमें स्काइप के ज़रिए नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सज्जाद अनवर साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। पहला सवाल होगा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब आपसे। सर, आम इंतखाबात से मुतालिक अहम पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन वकील की तरफ से फरवरी में इंतखाबात करवाने की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। क्या इस यकीन दहानी से इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली चहमगोइयों का खात्मा हो गया है? शुक्रिया यासिर। देखिए हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि मुख्तलिफ जो स्टेक ग्रुप थे जिनके मुख्तलिफ मफादात थे, जैसे ऐवान सदर हो सकता है, PTI हो सकती है और बाज़ दूसरे ग्रुप, ये अपनी गलतियां दूसरे के गले में डालने की कोशिश में थे। बुनियादी तौर पर इस वक्त ये कहा जा रहा था कि अगर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन लेट हो गए हैं और इतने लेट हो गए हैं और 60 दिन और 90 दिन में नहीं हुए तो उसके नतीजे में क्या होगा जी, आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी और ये हार जो है आइन की खिलाफ वर्जी का इलेक्शन कमीशन के गले में डाल दिया जाए, निगरान हुकूमत के गले में डाल दिया जाए, पिछली हुकूमत के गले में डाल दिया जाए। लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे थे कि आखिर जो 4 साल एक हुकूमत गुजरी उसने उस अरसे के दौरान में, जबकि पहले से फैसला आला अदलिया का मौजूद था कि आपने मरदमशुमारी करानी है, मरदमशुमारी आपने बर वक्त नहीं कराई और उसके रिज़ल्ट टेबुलेट नहीं हुए, उसकी मंजूरी नहीं हुई, वो सारा प्रोसेस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन बार बार उस हुकूमत को याद दिलाता रहा। यहाँ दरअसल कानून शिकनी हुई, यहाँ दरअसल ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई। इस पर पर्दा डाल के अपने गुनाहों का बोझ दूसरे पर डालने की कोशिश थी। आज जो समाअत हुई और उस समाअत के दौरान में इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस कर दिया कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो इससे ये सारा मामला शकूक शुबहात और ये जो मसाइल पैदा होने का खदशात थे
वो सब दूर हो गए। वैसे सर यहाँ पे एक ज़मीनी सवाल भी ले लीजिएगा कि जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन ने जो जारी करना था हल्का बंदियों के बाद, तो उसमें भी तो तारीख देनी थी ना उन्होंने। जी बिल्कुल दे रही थी, और वो तारीख उन्होंने आपको तो ऐसा तो नहीं था कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, वो तारीख नहीं देगा, वो तो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा था। देखिए मुमकिन ही नहीं था ना, इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा था। आज भी एक बहुत बड़े तज्जियाकार ने कहा, और उसी तज्जियाकार ने एक जगह अपने कॉलम में लिखा भी कि देखें, और एक एंकर ने भी ये बात कही, देखें इलेक्शन कमीशन की गलती वाज़ेह हो गई, उसको माजरत करनी चाहिए। हम नहीं कहते कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं, वो पूरे प्रोसेस को ऑन दी होल देखें और उसमें देखें कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था। इलेक्शन कमीशन बगैर मरदमशुमारी के ये नहीं हो सकता था, और अगर मरदमशुमारी ना होती और इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता और सब चीज़ें आ जाती, तो यही लोग कोर्ट में पहुंच जाते, अदालत में चले जाते, कहते कि देखें इन्होंने ये तो सब कुछ फाल्टी है, सब कुछ गलत है। तो देखें ये एक प्रोसेस के तहत सारा काम हो रहा था, दुरुस्त काम हो रहा था, और उसमें सिर्फ एक आदत है हमें हमारे लोगों को मेन मेख निकालने की, तो उस तरह की मेन मेख निकाली जा रही है, वरना प्रोसेस हो गया है। और अगर कोई ख़राबी हो सकती है तो उसका रास्ता भी रोक दिया गया है, और उसमें सदर को इसलिए भी इन्वॉल्व कर लिया गया है कि उनकी तरफ से भी जो भी इनपुट आना है वो आ जाए, बाद में कोई नए मसाइल पैदा ना हो। आगा साहब, सदर साहब जो हैं वो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि उनका जो मामला था वो आइन के तहत वो तारीख देने का इख्तियार रखते थे, या जो मुशावरत का अमल है वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किया गया है, और जो इलेक्शन के एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख देनी थी। ये असल में मामला क्या है? आज अगर मुशावरत में सदर ममलिकत उन तीनों तारीख को नहीं मानते तो फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा, या ये अनसर्टेनिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। आज की जो आज सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और उन्होंने पिछले एक साल की जो डस्ट थी उसको साफ कर दिया है। सिर्फ ये इस इलेक्शन की बात नहीं है। जब बात की गई कि जी पहले भी जो इलेक्शन जो 90 दिन है उसकी बात को माना नहीं गया, तो कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई कि वो इशू ये है कि जब आप ऐसे फैसले करते हैं जो कि इन कॉन्ट्रडिक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन हो, कि वोट डाला तो जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो वहां से तो बात सारी पंजाब की वहां से शुरू हुई थी ना। ठीक है, आज बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई हैं इस तरह। पीपल्स पार्टी के उसमें जो थी अपना यानी कि हेयरिंग थी, उसमें ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि आप बताइए कि क्या आपने CCI का फैसला मान लिया था? तो जब मान लिया था तो फिर इलेक्शन, तो फिर उसके बाद जब तक यानी कि डिलिमिटेशन ना होती तो फिर नहीं हो सकते थे ना। फिर ये बात भी उसमें आई कि अगस्त की 4 या 5 तारीख को असेंबलियाँ जो है वो नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हुई है, तो जाके सितंबर की 16 तारीख को प्रेसिडेंट साहब खत लिख रहे हैं। आज बहुत सारी बातें हुई हैं। तारीख किसने देनी थी? जी मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए उस पर तारीख देनी थी प्रेसिडेंट ने, तारीख उस लेटर में भी नहीं दी गई। फिर कहा गया कि आप लेटर पढ़ के सुनाएं, फिर अली साहब ने लेटर पढ़ के सुनाया, कहीं तारीख नहीं थी, एम्बिग्यूटी थी, पूरा लेटर एम्बिग्यूशन था। तो फिर ये भी बात हुई कि क्या फिर हम बताएं, फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, 90 दिन की बात करते हैं, तो फिर तो उसके मतलब कंटेम्प्ट अगर होती है तो फिर तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी होगी जिन्होंने डेट ही कोई नहीं दी है। आज की ऑब्जर्वेशन, आज की हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हम यहाँ बैठ के शायद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात कहाँ जा रही है? बात जारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्टिन्यूसली वायलेशन किया गया और जिम्मेदारी डाली गई हुकूमतों पे, आज वो चीजें रेक्टिफाई हो रही हैं। इसलिए बात पंजाब से की भी हुई है। और जहां तक बात है कि बार बार आप अपना बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, तो वो बात भी अब क्लियर हो गई है कि जनाब जब आप इस वक्त आए हुए हैं, प्ली में आए हुए हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, तो आपने खुद ही तो CCI में उसको एक्सेप्ट किया है। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। सेंसस को जब कर लिया है तो फिर ये डेफिनेटली बात है कि उसके बाद डिलिमिटेशन होना था, नई डिलिमिटेशन किस जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो चीजें जो अपना ये दो चीजें जो डेवलप की गई थी, उसके खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इंटरिम गवर्नमेंट्स के खिलाफ, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो फेडरल की हो, और ECB के खिलाफ कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं, जी वायलेशन की जा रही है, वो मेरे ख्याल में
अब ना, उससे आप कह रहे क्लियर होगी बात जी, कि बिल्कुल। तारीख किसने देनी थी, ये बात क्लियर होगी। इस मुशावरत के इस अमल से ये बात क्लियर होगी कि तारीख किसने देनी थी। जी, बिल्कुल। और अब और अनसर्टेनिटी का के हवाले से मैं सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लेता हूं। मैं नौशाद साहब को इन्वॉल्व कर लेता हूं। नौशाद साहब, सर, जो अनसर्टेनिटी थी, जो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बाकी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रही थी और कह रही थी तारीख क्यों नहीं अनाउंस करते, हम तो तैयार बैठे हैं, बाकी तैयार नहीं है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आज डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद अनसर्टेनिटी का क्या हमेशा के लिए खात्मा हो गया है व्हेन इट कम्स टू जनरल इलेक्शंस? जी यकीनन अब तो कोई गुंजाइश मुझे मेरे नज़र में तो नहीं है। बाकी किसी को शौक हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मरहला और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, ये उसके दरमियान जो भी मामला हुआ है, जिसकी अभी आगा साहब ने बात बताई है और डॉक्टर साहब ने भी उस पर ज़रा क्लियरली चीज़ बता भी दी और समझा भी दी है। मेरी नजर में इसके बाद जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा किसी बहस में उलझना नहीं चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं है मजीद किसी बहस की तरफ जाने की। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का लेकिन सर यहाँ पे एक और ज़िमनी सवाल भी ले लीजिएगा कि अभी तो हतमी तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ और मुशावरत के बाद ही होना है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या मुशावरत जो है वो नतीजा खेज होगी? मेरा ये ख्याल है कि नतीजा खेज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए जो सदर मुमलिकत हैं वो भी इलेक्शन कराना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराना चाहते हैं, अवाम भी यही चाहती है और सियासी जमातें भी यही चाहती हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। कोई फरीक ये नहीं चाहता कि इंतखाबात ना हो या उनमें तात्तुल आए या ताखीर हो। तो उस सूरत में ज्यादा से ज्यादा क्या, मैं अब हम पहले भी जब ये गुफ्तगू करते थे कि 5 7 10 दिन ऊपर नीचे इलेक्शन हो जाना कोई मामला नहीं। अब भी जो तारीख सामने आई है वो फर्ज करें 28 जनवरी नहीं है, 4 फरवरी होगी, 4 फरवरी नहीं होगी, 11 फरवरी होगी, यही 3 तारीखें हैं ना। इसके दरमियान ही बहस मुबाहिसा होगा। ज्यादा से ज्यादा सदर मुमलिकत ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नहीं जी आप 28 को ही करा दें। इसके अलावा तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी कल करवा दें। ना वो ये कहेंगे, ना वो ये कहना चाहते हैं, ना कह सकते हैं। सो इसलिए वो जो मुमकिनात में से जो मुमकिन हो पाएगा उसी की तरफ जाएंगे ना। और जब फरीक नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 11 फरवरी तक हम करा देते हैं, तो वो भी ये कोशिश करेगा कि वो 11 फरवरी की तारीख की जोर दे। यानी आप जो कह रहे हैं, इससे मैं ये मैसेज अखज़ कर सकता हूं कि सदर मुमलिकत डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी नहीं रोक सकते बाय लॉ भी, मतलब उसके बाद ही जो तारीख देंगे उसके बाद की देंगे। अल्टीमेटली ना यही इलेक्शन कमीशन का मौकफ था। इसी वजह से तो पंजाब में और उसमें इलेक्शन नहीं हो सके थे। ये सारी बात तो क्लियर हो गई ना कि सीसीआई का एक फैसला आया, उसके बाद मर्दमशुमारी हुई, मर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन जो है वो एक आईनी तकाजा है, वो नहीं होगी तो उसके बगैर हो नहीं सकता। फिर अल्टीमेटली उस प्रोसेस से गुजरते हुए आप एक तारीख के एक आईडीए की तरफ आए जिसमें ये अंदाजा हुआ कि जी इलेक्शन इस तारीखों के इर्द गिर्द हो सकते हैं। 90 दिन में तो नहीं हुए। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई तो उन्होंने कहा 90 दिन वाला तो मामला है ही नहीं, 90 दिन में तो हो ही नहीं सकते थे, ना हुए, अब उस पर बहस का क्या फायदा। सो जब हो सकते हैं उसकी बात बताई जाए और उसके लिए जो तय किया जाए वो मामला आगे बढ़ा है और वो अब क्लैरिटी के साथ सामने आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 तारीखों के दरमियान से जो भी तारीख आएगी वो आ जाएगी। अब एक बात बड़ी अहम है, ये जो फारूक आदिल साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया ना, वो बात अहम जरूर है कि यहाँ हमारे यहाँ कुछ इस तरह का मिजाज बन गया है कि हम ये कोशिश करते हैं कि चीजों को गलत तरफ पहनावा पहनाया जाए, उसकी गलत मामलात की तरफ ले जाया जाए। फर्ज करें कि अगर कोई इलेक्शन एक्ट तरमीम हुई, उसकी तशरीह का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कर देगी। अब ये कहना कि जी ये सदर की गलती है, तो सदर को भी वजारत कानून ने जो मशवरा दिया था उसके मुताबिक सदर ने बात की। फिर अगर ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन वो जो है मुझे माफी मांगे, ये क्या तरीकाकार है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? या ये इदारों के साथ, मतलब इदारों के बारे में गुफ्तगू? भाई हर बंदा बाज औकात, आप भी सही कहते हैं, मैं भी सही कह रहा होता हूं, आपका मौकफ भी ठीक हो सकता है, मेरा मौकफ भी ठीक हो सकता है, और उसके दरमियान जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट कर देती है तशरीह के जरिए। सो इसलिए अब हमें इन बहसों से आगे निकलना चाहिए। एक बड़ा स्टेप है हमारे आगे बढ़ने की जानिब और जमहूरियत की मजबूती की जानिब, आइंदा इंतखाबात की जानिब, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है। मुझे सर आपका सवाल सही पता नहीं, सुन नहीं सकता। जी नौशाद साहब, मैंने कहा ये बड़ा स्टेप है जो आज डेवलपमेंट हुई है जमहूरियत की जानिब, आगे बढ़ने की जानिब, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जानिब। बिल्कुल ये बड़ा स्टेप, बड़ा भी, वाहिद भी और आखिरी भी और हतमी भी, यही वो कदम है जिसको उठाने के बाद हम ये जो अगली तमाम बातें हैं
इसकी मनाजिल की तरफ हम पेशकदमी करेंगे तो अल्टीमेटली जमहूरियत भी मजबूत होगी, आपकी मईशत के मामला भी होंगे, मुंतखब हुकूमत के जरिए ही हो सकते हैं, ये मामला भी तय हो जाएगा कि मुंतखब की जाएगी हुकूमत तो होंगे ना। तो अल्टीमेटली ये जो जितनी भी बात जमहूरियत के इस्तेहकाम से लेकर माशी इस्तेहकाम तक और सरमायाकारी लाना, अपने मुल्क को आगे बढ़ाना, तरक्की का सफर तय करना, ये सारी जो आगे के रास्ते हैं ये तभी तय होंगे ना जब हम इस दरवाजे से निकल सकेंगे। ठीक है, बुनियाद मजबूत रखी गई है। सजाद साहब, इसमें आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा। जी, आपका पॉइंट आ गया। सजाद साहब ये फरमाइएगा कि बुनियाद तो मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टियों को बुलाया, सारे खुश हैं जी, पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी, सारे के सारे खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये फरमाइएगा अगर बुनियाद इतनी स्ट्रांग है, डेट आ गई, मुशावरत से इत्तफाक राय हो गया, सारी की सारी स्टेट ऑन बोर्ड, पार्टियां ऑन बोर्ड, फिर आगे मामला चलाने में कितनी ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरा ये बताइएगा कि जो पार्टियां कहती थी कि इलेक्शन की तारीख दे दें, क्यों नहीं देते, किस हद तक वो इबाहम दूर हो गया? हाँ जी, अबहाम तो दूर हो गया यासर, तकरीबन सारा अबहाम दूर हो गया, क्लैरिटी आ गई। लेकिन पाकिस्तान में एक उनसर रहता है अनसर्टेनिटी का, वो तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, नई गवर्नमेंट बन नहीं जाती। ये जो हाशिए के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें आती रहती हैं वो आती रहेंगी। लेकिन आज ये जो फ़ैसला हुआ है ना, इसके दो पहलू हैं। एक इसका थ्योरेटिकल पहलू है और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इलेक्शन की तारीख देने में सदर साहब का कोई किरदार नहीं है, तो दरअसल उन्होंने आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की। ये बहुत क्लियर मतलब कि बात एक्ट थी। एक्ट और एक्ट की जो शिक जिसके अंदर तरमीम की गई थी वो उड़ गई। एग्जैक्टली और ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि आप देखें इसके नतीजे में प्रेसिडेंट अलवी पे दो तरफ से प्रेशर आ गया आज। पहला प्रेशर तो उनकी पार्टी की तरफ से था और कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी को बिट्रे कर रहे हैं और इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे हैं, जो कि 2-3 महीने से उनके ऊपर एक प्रेशर था। आज दूसरा प्रेशर उनके ऊपर अदालत से आ गया कि जनाब ये आपका किरदार था जो कि आपने अदा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त डेलिब्रेशन हो रही है प्रेसिडेंट की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें प्रेसिडेंट ये कोशिश करेगा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने की, ताकि कुछ ना कुछ अपनी पार्टी को कंपनसेट कर सके कि जनाब मैंने आपके लिए बार्गेनिंग की थी। मैं ऐसे प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इस बात को। और दूसरी इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, जैसे अभी आगा साहब ने कहा और दूसरे दोस्तों ने कहा कि चूंकि मर्दमशुमारी का इशू था, चूंकि सीईसी के इजलास में फैसला कर लिया गया था, चूंकि अभी हल्का बंदियां हुई हैं, हल्का बंदियों के ऊपर जितनी कंप्लेंट्स आने वाली हैं और जितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं उनको निपटाना, उनके तस्फिये करना, मेरा ख्याल है ये जनवरी से भी आगे चली जानी है बात ना। ये प्रैक्टिकलिटीज जो हैं वो रास्ते में फिर भी रुकावट रहेंगी। अभी अच्छा हाँ, अब ये दो यही कंट्राडिक्शन है। एक तरफ थ्योरी है आपकी कि आपने फरवरी तक इलेक्शन करवाने हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटीज़ हैं जिनका जिक्र हमारे पैनलिस्ट ने किया, जिसकी वजह से पीटीआई पर भी इल्ज़ाम है, पीडीएम ने भी थोड़ा लेट किया, फिर सीसी के इजलास में फैसला किया और फिर ये 90 डेज का इलेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं ये आगे आने वाली भी हैं, तो लिहाजा ये कह देना कि अब हम ख़त्म हो गया, मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त के साथ चीज़ें आएंगी। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान का जो मुआशी सूरत हाल है, इस वक्त हमारे IMF से बातचीत हो रही है, अगर ये स्मूथली आगे चलती है और भी कई चीज़ें हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। लिहाजा ये तो उम्मीद की जा सकती है कि अब सारी पार्टियां खुश हैं, और पार्टियां भी खुश मुख्तलिफ हवालों से हैं कि एक पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, एक पार्टी थोड़ी सी खुश है और एक पार्टी फुसफुसी सी खुश है। इनकी खुशियों के अंदर भी मुख्तलिफ रंग है, लिहाजा हाँ चलिए ये तो है ना कि खैर का फैसला हुआ है। हाँ यस, फैसला बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको ऑन बोर्ड लिया, उसमें प्रेसिडेंट के रोल को असर्ट किया,
तो ये बहुत, मैं समझता हूँ आज का दिन काफ़ी तारीखी है। ओवरऑल ये पार्टियों की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी एक वजाहत करना और ये तय करना कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में फैसला किसने करना है इलेक्शन का, ये तय हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, सोशल मीडिया पे भी कोई मामला चल रहे हैं, ये फरमाइएगा कि पीटीआई का क्या अब भी सदर पर दबाव हो सकता है, तारीख पहले देने का मामला फिर कटाई में पड़ सकता है, या स्मूथ ड्राइव होगी, आराम से चला जाएगा ये आगे? एक तो फैसले ने भी अवाम दूर किया और सजाद अनवर साहब ने इतना बेहतरीन तजिया किया कि वो जो अवाम हमारे सजाद पैनल साहब में का भी तजिया था बड़ा ज़बरदस्त है आज वो का। अवाम भी हवा में उड़ गया। तो बात ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये तारीख साज ये फैसला इस हवाले से है कि 2007 से जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने एक तय किया था कि स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, इंतखाबात वक्त पे होंगे, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा, जो कि एक नॉर्मल कामयाब रियासत के लिए एक बुनियादी शर्त। नाकाम रियासत वो होती है कि जो वक्त पे इंतखाबात ना करा सके, जो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार ना कर सके। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए होता है कि उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं कि इदारों का क्या रोल। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज जो मुलाकात हो रही है इस वक्त ऐवान सदर में, तो पहले इनकार की क्या वजूहत थी कि आप जो सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, खा किसी पार्टी का भी है, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब बात कानून थी। के अंदर और तरमीम थी कानून ना, वो वही वजूहत कानून थी। ये जो तरमीम की जाए बदनीयती पे मबनी, क्या उसको बदनी- फिर आप कैसे कह नहीं, सकते हैं बदनीयती? ये मेरी राय है ना, मेरी राय है और सुप्रीम कोर्ट भी इस राय को एंडोर्स साबित हुआ है? कर सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स कर रही है इस राय को क्या? कि भाई बात ये है कि आपका इलेक्शन कोई सर पे अचानक तो नहीं असम्बली वक्त कबल अज वक्त टूटी, लेकिन जो अगस्त के महीने में 5 साल टेन्योर की असम्बली ने पूरा किया, तो एक इदारा है जिसका काम है 5 साल बाद वक्त पे इंतखाबात कराना, टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह, उन टेक्निकलिटीज़ के लिए भी मेरी इतलात के मुताबिक 1 माह का वक्त दरकार है हल्का बंदी, चले वो भी ले लिया। अब क्यों ये लिया? है सवाल ये कि क्यों लिया? अब सवाल मेरा ये सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख का आपको इंतजार है कि वो बुलाएगी तो हम डेट देंगे। यार आप एक तरफ हम इंडिया की बरतानिया की मिसालें देते हैं, हमारे इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और प्रूफ लाइज इन द पुडिंग, पुडिंग जब तैयार होगी उस पर फिर हम इसी पैनल में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सिंपल सवाल ले लें। डॉक्टर साहब, ये बहुत डॉक्टर साहब, अच्छा सिंपल सवाल ले फैसला लें ना। है जी। सवाल ये है कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस लेट क्यों हुआ, क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार उस वक्त की हुकूमत जो 2022 में कायम थी उसको खतूत लिखे जाते रहे कि हमें खुदारा फंड्स दे दें ताकि हम ये जो मरदमशुमारी का प्रोसेस है इसको शुरू करवा सकें और उसके बाद का जो मामला है वो आगे लेके जा सकें। ये जो स्टैटिस्टिक डिवीज़न है इसकी जानिब से भी जो इंटीमेशन की जाती रही, फिर अगर प्रोसेस शुरू करना है, आपने सवालात शुरू करने, तो ये बहुत पहले से नहीं होने जी, चाहिए? इसमें माजी की हुकूमतों का बिल्कुल है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए किसी माशरे में होती है कि वो आर्बिट्रेशन करे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करे। मैं समझता हूँ कि डिटेल जजमेंट में जो जो लोग जिम्मेदार हैं इंतखाबात डिले के, चाहे वो इंतखाबात कराने वाले इदारे हैं, सियासी जमातें हैं, माजी की हुकूमतें, एक डिसीजन आना चाहिए ताकि आगे भी ये मुस्तकबिल का फैसला है और कौम का सबसे कीमती चीज़ जो कौम की अमानत है वो वोट है। ये मुल्क बना ही वोट ठीक, से, पॉइंट आ तो गया। इसके तकद्दस को अगर बरकरार नहीं रख रहे तो ये तो क्या मेरे होगा? ख्याल है ठीक बहुत है। बड़ा एक कौमी जुर्म है। ठीक है, मैं अगर साहब आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहब आप ऐड कर लें। देखिए ये बहुत अच्छी डिबेट हुई और उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सामने आए। ख़ास तौर पे ताहिर नईम मलिक साहब ने किया, फिर हमारे दोस्त सजाद अनवर साहब ने भी बात की। देखिए एक गलतफहमी मेरा ख्याल में जन्म ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो भी प्रोसीडिंग है उसने वो जो कानून साजी हुई थी जॉइंट सेशन में वो उड़ा के रख दी है, इलेक्शन एक्ट वाली। इलेक्शन एक्ट में। मेरा ख्याल ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है, हुआ ये है कि सिर्फ ये कहा गया है कि आप सदर से कंसल्ट करें। और क्यों कहा गया है? इसीलिए कि पहले कंसल्ट नहीं हुआ। ये अब आइन आवाज के आपने आर्टिकल तो मैं बता 48 देता के हूँ। तहत तो नहीं हुआ ना? इसीलिए कहा गया। ये फिर किस सिक के तहत हुआ? अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं सर, बात प्लीज़। करूँ, जनाब। है ना? हम तो समझना चाह रहे हैं। तो बात करने देना। तो गुजारिश ये है कि ये भी जब आप हल्का बंदियाँ वगैरह कर लें और डिलिमिटेशन कर लें, उसके बाद भी आपके पास 60 दिन से ज़्यादा और 90 दिन से कम का वक्त होता है। उसमें एक टेक्निकल मामला है कि आप उसमें कहाँ सदर का किरदार शुरू होता है, कहाँ इलेक्शन कमीशन का किरदार शुरू होता है, नई कानून साजी के तहत। अच्छा। अब उसके तहत आपने उनको ये कहा है कि आप सदर को एतमाद में ले लें,
आके तारीख कौन बताएगा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? इलेक्शन कमीशन नहीं तो किसकी मुशावरत से बताएगा? सदर अगर वो से मुशावरत नहीं होती तो तो क्या सदर इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि नहीं बता सकता? नहीं, सवाल, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी दे चुका है 11 तारीख। अगर उन्होंने तारीख ही माननी थी तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को कहते कि भाई ठीक है आपने दे दी, खत्म हो गई बात। आप वो 60 दिन का अरसा गुजर गया है, अब ज्यादा दिन है आपके पास, तो लिहाजा अब आप सदर को कंसल्ट, तकरीबन 102 दिन बनते हैं। आप सदर से कंसल्ट करके आप तारीख देंगे, और कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। आगा साहब, ये वजह है। एक बात और कहना चाहता हूँ, बात हो रही थी कि सारी जमातें, सियासी जमातें इलेक्शन चाहती हैं, इसमें कोई और शुबे अपने की नाज़रीन बात को हम नहीं। ये भी बताते चलें कि मुलाकात खत्म हो चुकी है। अच्छा, जी, और सारी सियासी जमातें चाहती हैं, और इस मुलाकात के नतीजे में अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो तनाज़ा पैदा करने वाला फरीक एक्सपोज हो जाएगा, लिहाजा अब लोगों के पास बहुत कम रूम है तनाज़ा पैदा करने का। आगा साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि प्रेसिडेंट ने सितंबर में जाके कहीं खत लिखा और वो भी उसमें भी क्लियर नहीं था, एम्बिग्यूटी थी और कोई डेट नहीं दी गई थी। डेट नहीं दी गई थी, प्रेसिडेंट ने खत लिखा लेट, वो तो फिर यही कहता है कि इसका मतलब है कि डेट देना प्रेसिडेंट के पास है। जी 48(2) के तहत। हाँ, मैं दो, एक ये, और दूसरी जो अपना बात ये है कि कोर्ट का ये कहना कि आप अब भी जाएं, आज ही जाएं या कल जाएं और कंसल्टेशन करें, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कंसल्टेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये दो जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी क्लियर है। हमें मेरा ख्याल है वो खत नहीं भूलना चाहिए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि जी आइन का जो इस एक्ट के अंदर तरमीम हुई है उसके तहत ये तारीख देने का इख्तियार हमें है, इसलिए हम ये तारीख जो है वो देंगे, तो मुशावरत की जरूरत नहीं है। ये भी खत किया था जी, जवाबी खत। उसके बाद अपना कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और कंसल्टेशन करें, और आपको प्रॉब्लम की आप क्यों नहीं बैठते हैं ठीक है। सदर के साथ? बड़ी इसलिए मैंने कहा कुछ सारी बातें हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। सही है। एक और बात आप इसमें, सॉरी एक आखिरी मिनट लूंगा, बात यह है कि 2018 के इलेक्शन भी हुए थे, अंडर प्रोटेस्ट हुए थे, और तब भी कोर्ट का डिसीजन आ चुका था कि नए इलेक्शन नई सेंसस के बगैर नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर पंजाब की असेंबली इन्होंने शौक में तोड़ दी, और उस वक्त की सीसीआई किसने ऐड की थी? उस वक्त के वजीर आजम। एग्जैक्टली। और बात यह कि अगर इन्होंने असेंबली शौक में तोड़ दी पंजाब की और केपीके की, तो हम तो उनकी शौक में हम पूरे पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है उसको तो हम अपना ब्लैकमेलिंग स्टेटस पे नहीं लेके जा सकते थे ना। मसला बन सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं इसमें आपको शामिल कर लेता हूं सिजाद साहब। ये जो 90 दिन वाला मामला है, इस पर यकीनन सियासी जमातों को पता भी है कि किस किस का कसूर है माजी के अंदर, कौन डिले करता रहा, किसने फंड्स नहीं दिए, किसकी वजह से मरदमशुमारी लेट हुई, किसने सीसीआई में ये मीटिंग में ये फैसला किया था कि हर 5 साल के बाद नई मरदमशुमारी होनी है। तो जो 90 दिन वाला मामला सियासी बनाने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने किस कदर ख़त्म कर दिया है कि अब 90 दिन की बात कोई नहीं कर सकता। देखें यासर, मेरी तो पहले भी इसी प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा पहले भी ये कहा है कि जो कवानीन होते हैं या जो आपकी मतलब कानूनी ज़रूरतें होती हैं या जो ज़ैली अदारे होते हैं, उनके जो फ़ैसले होते हैं वो आइन का मुतबादल कभी भी नहीं होते। ये मैंने शायद इसी प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा था। और ये जो अभी बहस हो रही है ना कि प्रेसिडेंट के वो जो लेजिस्लेशन उड़ा रही, उस लेजिस्लेशन को नहीं उड़ाया। असल बात क्या हुई? असल बात ये हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डेट देगा, उसको आप आइनी तरमीम के बगैर ख़त्म नहीं कर सकते। और जो इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ ले रहा था वो उस कानून के तहत ले रहा था जो कि सबॉर्डिनेट जो लेजिस्लेशन हुई थी। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें ये बहुत पैटी होती हैं कि आपने मरदमशुमारी करवाई नहीं करवाई, क्या किया, लेकिन जब 5 साल पूरे होते हैं तो आपको अगले चुनाव के लिए जाना पड़ता है असूली तौर पे। और वो अगर कोई जिम्मेदार है या नहीं है तो उसका फैसला वक्त से पहले होना चाहिए। बात ये जिम्मेदार ना जिम्मेदार की नहीं है, बात ये हो रही है कि जो इस मसले को 90 दिन का मामला बनाकर अदालतों में जो है वो पिटिशंस लेके पहुंच गए, क्या उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दे दिया कि 90 दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं है, वो तो गुजर चुके हैं, वो तो नॉन रियलिस्टिक बात है, असल बात करें जिसमें पॉसिबल है।
हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पीछे माजी में तो नहीं जा सकता ना। लेकिन बात यह है कि जो अमूमी रवैया है ना हमारा, उसमें सही। किसी एक जमात को कहना या दो जमातों को कहना, असल बात यह है कि हम चीज़ों को अंडर कारपेट रखते रखते हैं, सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं, जब आखिर पे मौका आता है तो फिर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं होती। बेसिकली ये तो फिर अदालत में कभी पहुंच भी जाते ये हैं। नहीं हो पॉइंट आ सकता गया कि सर, किसी मुझे मुल्क ब्रेक के लिए में कहा जा रहा है। मर्दमशुमारी किसी वजह से ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें दूसरा मौजू शामिल करेंगे और यकीनन कल डेट आ जाएगी, फिर देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। साथ रहिएगा। एक तरफ जी मामला है इलेक्शन कमीशन और तारीख देने के हवाले से आम इंतखाबात का, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत का भी मामला है। किसी से जब पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है, मईशत सबसे बड़ा मसला है। और मईशत से जुड़ा हमारा जो IMF के साथ रिश्ता है वो भी एक मसला है, लेकिन वो बड़ा मसला अब नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम उनकी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर हैं जिसमें पहली ट्रांच हमें मिल चुकी है। उसके बाद हम कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमारे इनफ्लोज कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। तो अब हमारा जो है वो रिव्यू होने वाला है। रिव्यू के बाद हमें 700 बिलियन की जो सेकंड ट्रांच मिलेगी और उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि हम किस हद तक ईज़ में आएंगे, क्योंकि हमारे कुछ और दोस्त या डोनर्स जो हैं हमें और भी इन्फ्लोस देंगे, जिसके बाद हमारे जो हालात हैं लिक्विडिटी पोजीशन वो बेहतर आएगी। लेकिन जो अभी भी हमारा जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये है कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो कैसे पूरा होगा। वो तकरीबन 20 से 22 बिलियन डॉलर्स का बन रहा है। वो कौन कौन से ऐसे ज़राए होंगे जिससे पूरा होगा, वो क्या हम उसके लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे, कोई बॉन्ड जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे, या फिर हमारे कोई दोस्त ममालिक जो है वो माजी की तरह रवायती तौर पे हमें कोई कुशन देने की कोशिश करेंगे, या लोन जो हमारे हैं वो उनके अंदर कोई इन्हांसमेंट होगी या रिस्ट्रक्चरिंग होगी। ये क्या इस तरह के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि ये मामला अब IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। उसका आना जो है वो खुश आइंद करार दिया जा रहा है इस हवाले से कि हमें बार बार उनके पास नहीं जाना पड़ा, वो खुद इस मरतबा आए हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी भी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, जिसको देखने की ज़रूरत है। और यही सवाल बार बार है कि ये जो रिव्यू होना है, इस रिव्यू के बाद हमें जो ट्रांच मिलनी है सेकंड, वो हमें मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, जो चैलेंजेस हैं क्या उस पर हम नबरदस्मा हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस पर अपने पैनलिस्ट से सवाल पूछेंगे। जनाब सवाल होगा डॉक्टर साहब आपसे, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की तरफ से हालिया माशी इस्लाहात और पेशरफ से मुताल्लिका बातचीत क्या पाकिस्तान IMF को मुतमईन और इजाफी फंड्स लेने में कामयाब हो पाएगा? अच्छा, आपने बहुत ही जामे इंट्रो दिया यासिर इस इशू पर, और उसमें बहुत सारे नुकात भी उठाए और बैनुसतूर उनमें जवाबात भी आपने दे दिए। अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल मामलात में जाने के बजाय इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, और अगर सीधी सीधी बात की जाए और सिंप्लीफाई तरीके से बात की जाए तो आम आदमी की समझ में भी आएगा और हमें ये भी समझ में आएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, IMF का जो डेलीगेशन यहाँ आ गया है ये एक इंडिकेशन है। उनके आने का मतलब ये है कि वो सिस्टम और उसके तहत आए हैं, उनसे रब्ता नहीं किया गया, हम उनके पास नहीं गए, वो खुद आए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि दरअसल जो प्रोसेस चल पड़ा है वो उससे मुतमईन है। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि क्या हम उन्हें मुतमईन कर पाएंगे? यस, हम उन्हें क्यों मुतमईन कर पाएंगे? क्यों मुतमईन कर पाएंगे? हम उन्हें इसलिए मुतमईन कर पाएंगे कि जो चीज़ें तय हुई थी उन पे अमल दरामद हो गया, नंबर एक। और अमल दरामद के नतीजे में अब जो आगे प्रोसेस चलना है
उसका रास्ता खुल रहा है। अगर बीच में कुछ छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें होंगी तो ये जो 10-12 दिन का इनका विज़िट है, इसमें ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और रिजॉल्व कर ली जाएंगी, और जो अगली ट्रांच आनी है आ जाएगी। अब इसमें बीच में जो समझने की बात यह है कि जो हमने इक़दामात किए IMF के साथ गुज़श्ता मुज़ाकरात के नतीजे में, जो हम हमारे उनके साथ जो मुआहदात हुए या मुआहदा हुआ उसके नतीजे में जो इक़दामात किए, फिर अपनी मईशत में ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो हमने इक़दामात किए, और इसके अलावा जो हमने अपनी मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए मनसूबा बंदी की और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, उसके नतीजे में जी, वो जो एक प्रेशर था पाकिस्तान के शहरी पर इक्तिसादी, ठीक है, उसमें कमी आनी शुरू हो कमी गई। आनी, बिल्कुल तो पॉइंट हम आ एक गया। आसानी में आ गए ठीक है। हैं और ये इंशाल्लाह हम आगे बेहतर तरीके से चलते जाएंगे। शाह साहब, जो चैलेंजेस हैं हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, करेंसी एक्सचेंज रेट के, जो दो बड़े इश्यूज बन सकते हैं, और उसके बाद फिर ये जो तवानाई का कि शोबे का गर्दिशी कर्जा है, ये जो तीन बड़े इश्यूज हैं, ये किस हद तक बड़े चैलेंजेस होंगे, और क्या हम वाकई उस कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं कि IMF हमें कहे ओके वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड? ये आप दूसरी ट्रांस ले लें। देखिए, अभी 3 एरियाज जिनकी आपने बात की है। सबसे पहले मैं गर्दशी कर्जे वाला जो मामला है वो तो आपने देखा कि हमने 172% तो मेरी जेब पर भी आ गया, आपकी जेब पर भी आ गया। सो वो गर्दशी कर्जे को हैंडल करने के लिए ही ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं गैस की, तो तवानाई सेक्टर का मामला जो है ये सॉर्ट आउट हो चुका है, और इसके नतीजे में जो फंड्स इकट्ठे होंगे वो भी सबके सामने हैं, वो फिगर्स बताए जा चुके हैं, IMF को भी पहुंचाए जा चुके हैं। सो इस महाज के ऊपर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा मामला है आपका करेंसी एक्सचेंज का। करेंसी एक्सचेंज के अंदर भी जो IMF की रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं, बल्कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्ड जाते हुए जो हमें यहाँ इंटरनली मसला आ रहा था स्मगलिंग का डॉलर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी हम कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन नौशाद साहब ये मत भूलें कि माजी में IMF ने ही आपके रुपए की कदर को कम करवाया था। नहीं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। हमारी डिवैल्यूएशन किन निकात पर होती है और IMF की डिमांड क्यों है, ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कोई मेरे ख्याल 17 अक्टूबर से डॉलर की कीमत थी कोई 276 रुपए, और अब ये मामला 283 पे चला गया, यानी डॉलर की कीमत 2 हफ्तों के अंदर 6.5 रुपए इजाफा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ये आपका एक फैक्टर है जो आपकी मईशत के प्रोग्रेस और सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो IMF की डिमांड है वो ये है कि आप डॉलर को खुद से कंट्रोल नहीं करेंगे, आप उसको ओपन रहने देंगे और मार्केट अपनी जो उसकी कीमत है वो खुद तय करेगी, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान जो है उसको ओपन छोड़ा हुआ है उसने डॉलर ने। ये जो दूसरा मामला है स्मगलिंग वाला, ये बिल्कुल डिफरेंट है, और जो करेंसी डिवैल्यूएशन किसी की डिमांड पे करना है वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब तीसरी जो बात है वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की। देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर भी चूंकि आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने और दोस्त ममालिक ने एक शर्त लगाई थी कि अगर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो तो वो पैसे रखवाने को तैयार हैं। ये इसलिए था कि जो हमारा रिक्वायर्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो हमें चाहिए था, जो बर्बाद हुआ, ये जिस हुकूमत की बात की जाती रही है, उसके दौरान जो खराबी आई वो अब ठीक हो चुकी है। तो इसलिए आपको जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है वो भी कोई आपको बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है, 20 बिलियन डॉलर चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा आप कह रहे हैं इशू नहीं है। आगा साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि ये तो हमने कुछ चैलेंजिंग एरियाज की बात की है, अब जहाँ जहाँ पे हम कंफर्टेबल है, मिसाल के तौर पे जैसे हमने FPR का जो रेवेन्यू टारगेट है उसको अचीव कर लिया है, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, जो सर्कुलर डेट है उसके अंदर थोड़ी सी शायद कमी वाक़ई हो, कुछ जो हमने काम करने थे क्या हमने उसमें उतना अचीव कर लिया है कि IMF से हम बड़े इजीली होके बात कर सकते हैं कि जी हमें सेकंड ट्रांस दें और उसके बाद फिर हम थर्ड की तरफ जाएं 1.1 बिलियन की? बिल्कुल मेरा ख्याल है। देखें, जहाँ तक IMF के साथ हमारे कमिटमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों पे, वो हमारे पास तो बहुत कम ही आती हैं ऑफिशियली। जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन आती है वो IMF की जो है स्टेटमेंट्स या उनके बयानात से ही आती हैं। ठीक है, हमें हमारी हुकूमतें तो बताती नहीं है कि क्या मामलात हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था अपना सर्कुलर डेट कम करें, वो हमने चीज़ें को कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा था पैसे आपकी रिकवरी होनी चाहिए, तो हमने हर चीज़ की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि रिकवरी आराम से हो जाएगी। तो
ठीक, आप कह रहे हैं कि मसला नहीं होगा। डॉक्टर ताहिर नहीं, मलिक साहब सर ब्रीफ से कमेंट कीजिएगा। एसओईज भी जो है वो आईएमएफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान एक मामला है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए। कितना ज़रूरी है कि अगर हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है या ट्रांचेस लेनी है तो एसओईज का मामला जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ाई जाए, पीआईए का जो लॉस हमें हो रहा है उससे हम जान छुड़ाएँ। ये जैसा कि फ़ारूक आदिल साहब ने कहा कि आईएमएफ की जो रिव्यू कमेटी का यहाँ आना ये शो करता है कि जो उनके पाकिस्तान से मुतालबात थे या वो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पाकिस्तान ने फुलफ़िल किए, चाहे वो गैस और पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करना, करेंसी को फ्री फ्लोट में रखना और जो दीगर सर्कुलर डेट के हवाले से इकदाम हैं वो भी किए हैं। तो इसमें जो अब ये सूरत हाल आपने प्राइवेटाइजेशन वाली की, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट सीरियस एफर्ट कर रही है और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो मॉनिटर कर रहा है और वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इदारे भी आइडेंटिफाई किए हैं, प्रोसेस भी आइडेंटिफाई किया है और जिसमें एक मैं आपको मिसाल दे सकूंगा रेकोडेक की भी कि उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो आपका सवाल है कि जो 20 बिलियन डॉलर्स हैं, ये इन रिफॉर्म्स के साथ हमें दोस्त मुल्कों से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और उनसे मदद भी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया, चाइना और दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ ने वो एरियाज़ भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वो एग्रीकल्चर से लेके मिनरल्स तक और सी पैक की जो नई डायमेंशंस हैं, तो ये इकदामात हौसला अफजा हैं। जो हौसला अफजा पॉइंट आ गया, ठीक है। आपने हौसला अफजा इकदामात के हवाले से बात की। सिजाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा अगर ये रिव्यू कंप्लीट होता है और उसके बाद की जो ट्रांच है 1.1 बिलियन डॉलर की वो भी हमें मिल जाती है तो कितना ईज है होगा नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए कि आईएमएफ के जो नेक्स्ट प्लान में हमने जाना है, प्रोग्राम में जाना है, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता और हमें देर से भी नहीं जाना चाहिए। तो कितना इजी हो जाएगा उस हुकूमत के लिए अपने आप को संभालने के बाद फिर आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में जाना और निगोसिएशन करना और अच्छे प्रोग्राम के लिए अपने आप को तैयार करना। जी यासर साहब, हमने अपने उस्तादों से सीखा है कि हाँ, ये जो इकॉनमी होती है ना, हर हमारी दुनिया जहान की जहाँ पे भी होती है वो पॉलिटिकल इकॉनमी होती है। और अगर ये जो अभी रिव्यू के लिए आईएमएफ का डेलीगेशन आया है, अगर चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलती हैं और वो पाकिस्तान को एंडोर्स करके चले जाते हैं तो ये सेमाई वाला चेक भी मिल जाएगा, जो आईएमएफ से पैसे मिलने अगला भी मिल जाएगा, तो उसका नतीजा ये है कि आपका इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आईएमएफ के साथ आपकी कुछ चीज़ों में पेचीदगियाँ पैदा हुई और कुछ फाइनेंशियल मेस क्रिएट हुआ तो उसके नतीजे में आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी आप समझें कि डाइवर्जेंस का ख़तरा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब की और बाकी दोस्त मुल्कों की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, अव्वल तो इतने पैसे इतने कम वक्त में वहाँ से आना, उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। और दूसरा, सऊदी अरब ने जो रिसेंटली एक शर्त रख दिया है कि अगर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के दरमियान कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट होगा तो वो पाकिस्तानी कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि आलमी अदालत इंसाफ करेगी। तो ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, आप कह रहे हैं चैलेंजेस हैं, उसे नबरदस्त होना भी चाहिए और खास तौर पे आईएमएफ और भी नुकात हैं वहाँ पे आईएमएफ का जो इलेक्शन वाला मामला है उसके ऊपर भी उसकी जो पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर ख़जाना है उनसे बात हुई थी कि इलेक्शन कब करा रहे हैं। जनाब, प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।